तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि आज की क्लास हमारी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की आखिरी क्लास होगी टर्म 2 की। मतलब आगे मैं वीडियोस लूंगा, सेशन लूंगा, डोंट वरी, बट यहां पर हम अपना पूरा का पूरा टर्म 2 के सिलेबस का करने वाले हैं दी एंड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आखिरी चैप्टर था और जिससे पेपर में 5 नंबर तक का पूछा जाएगा और उस 5 नंबर में राइट्स आ सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, कौन कंज्यूमर है कौन कंज्यूमर नहीं है, इंपोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का और लॉ कौन कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन आज के पार्ट में मैं आपको जो सिखाऊंगा वो है 3 टियर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मशीनरी एंड फोरम्स। यानी कि सर आपने हमें बताया था कि अगर हमारे साथ धोखाधड़ी होती है, गलत सामान दिया जाता है, तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन कौन कहां पर कंप्लेन फाइल करेगा, उसके लिए हमारे पास हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में भी जा सकते हैं और नेशनल कमीशन में भी जा सकते हैं। हम कहां पे जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी है, राइट। हमारे जो गुड्स की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इन तीनों में से कहां पे कंप्लेन फाइल करेंगे इनिशियल स्टेज में। तो एक एक करके क्लास अच्छे से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इसलिए आज अलग से सेशन रखा है सिर्फ इसके लिए, राइट। डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि इस सिचुएशन में अगर किसी इंसान का सामान 20 लाख रुपए या उससे कम है तो वो कंप्लेन डायरेक्टली कहां पास कर, कंप्लेन कहां पे करेगा क्लास, कहां फाइल करेगा कंप्लेन, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम अपनी कॉपी निकाल लो, हो सके तो जो बता रहा हूं जो ब्लॉक करूंगा ना उसको जरूर क्लास आप इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर आपको इतना याद है ना अपनी ओन लैंग्वेज में बना बनाकर आप आराम से लिख सकते हो, राइट। क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक प्रेसिडेंट है और 2 अदर मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं क्लास, एक तो होता है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम का और एक 2 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो एक रिटायर या वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिले लेवल पे जो न्यायालय होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका वर्किंग जज भी हो सकता है, वो रिटायर जज भी हो सकता है, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन जज कौन बनेगा, इसे कौन अपॉइंट करता है क्लास, उसको स्टेट गवर्नमेंट। और कंप्लेन जो होगा गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए, यानी यहां पे सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। सामान की कीमत 20 लाख रुपए या उससे कम, यानी कि आपका सामान 20 लाख या उससे कम का अगर है तो आप नेशनल में नहीं जाओगे, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन फाइल करोगे। सबसे पहले कंप्लेन लॉन्च कहां करोगे आप, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। फिर एजेंसी क्या करेगा, एजेंसी जो आपका सामान है उसे लैब में भेजेगा, लैबोरेटरी में भेजेगा टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग करके पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सामान की गलती थी या क्या सिचुएशन था जिसकी वजह से ही कंप्लेन अराइज हुआ। इफ अग्री पार्टी इज नॉट सेटिस्फाई, मान लो जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्लास विद इन 30 डेज, यानी कि आज डिसीजन आ गया तो कल से आपका डे काउंट हो जाएगा, विद इन 30 डेज आपको कंप्लेन आगे फाइल करनी है। कहां पे क्लास, स्टेट कमीशन में। आपको लगता है कि नहीं यार डिस्ट्रिक्ट जज से गलती हो गई, हो सकता है क्लास गलती किससे भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हो। तो अगर इनसे गलती हो गई तो आप लोग नहीं, मैं आपके जो डिसीजन है, आपका जो क्लास आया है, जो जजमेंट आया है, मैं उसे चैलेंज करूंगा स्टेट में, मतलब इससे भी बड़े कोर्ट में जाके मैं चैलेंज करूंगा, दोबारा विचार किया जाए कि क्या एक्चुअली में मेरी गलती है या नहीं, ओके। तो यहां पे कुछ बातें ध्यान रखनी है, एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर है, रिटायर और वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट फोरम है, और से अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। मेन है सामान की कीमत 20 लाख या उससे कम और 30 दिन। क्वेश्चन बोलेगा कि ये पूरी कहानी सुना देगा, सामान है 15 लाख का, पूरी कहानी सुना देगा, बाद में बोलेगा कि 2 महीने के अंदर उसने कंप्लेन फाइल किया, तो क्या वो नेशनल स्टेट में कंप्लेन फाइल कर सकता है, नो, क्योंकि 2 महीना हो चुका है, विद इन 30 डेज करना होता है, राइट। स्टेट के अंदर भी एक प्रेसिडेंट है, सेम टू सेम 2 अदर मेंबर है, लेकिन यहां पे जो क्लास प्रेसिडेंट है वो रिटायर और वर्किंग जज स्टेट का नहीं हाई कोर्ट का होगा, मतलब कि सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं हाई कोर्ट का होगा, हर स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसमें होगा। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और उसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। They complain for the goods worth more than 20 lakhs and less than 1 crore। अब यहां पे जो सामान की कीमत 20 लाख 1 रुपए से लेकर
1 करोड़ तक का होना चाहिए, वो क्लास स्टेट कमीशन में जाएगा डायरेक्टली। यानी कि देखो, स्टेट कमीशन में कौन एंटर कर सकता है? जो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है और 30 दिन के अंदर उसने अपील फाइल किया कि मुझे आपके डिसीजन को, जजमेंट को चैलेंज करना है, तो वो आ गया क्लास यहाँ पे स्टेट के अंदर। या फिर मेरा सामान ही 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख का है, तो मैं डायरेक्टली कहाँ कंप्लेंट फाइल करूंगा? डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मेरा सामान ज्यादा महंगा है, तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे क्लास स्टेट कमीशन के अंदर आऊंगा। फिर क्या करेंगे क्लास? वो एजेंसी वही सेम, ये लाइन हर जगह कॉमन है, जो लैबोरेटरी में भेजा जाएगा सामान, टेस्टिंग की जाएगी सामान की, और अगर सामान तो पूरा टेस्ट करके आपको पता चलता है, डिसीजन दे दी जाएगा। लेकिन अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप विद इन 30 डेज फिर लास्ट में कहां जा सकते हो क्लास? नेशनल कमीशन में। यानी कि जो बंदा डिस्ट्रिक्ट में गया, सेटिस्फाई नहीं है, स्टेट में चला गया 30 दिन के अंदर, फिर इसके जजमेंट मिलने से विद इन 30 डेज आप कहां चले जाओगे? नेशनल में, कि भाई यहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो भैया हम फिर से आपके डिसीजन को चैलेंज करेंगे नेशनल में। या फिर नेशनल में वो भी जाएंगे जो स्टेट में पहली बार स्टेट में एंटर किए थे, सामान 50 लाख का था, स्टेट में एंटर किए, स्टेट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भी यहाँ पे नेशनल कमीशन में आ सकते हैं, राइट। इट कंसिस्ट, इसमें भी एक प्रेसिडेंट है, 4 मेंबर है, 1-2 है उसमें से पक्की बात है वुमेन होगी, रिजर्व है। दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पहले 2 में स्टेट गवर्नमेंट थे, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में। नेशनल में सेंट्रल गवर्नमेंट है। द कंप्लेन, अच्छा ये लाइन क्लास यहाँ पे रिपीट हो गई शायद, हाँ, द कंप्लेन कैन बी फाइल इन नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड 1 करोड़। यानी कि अगर तुम्हारा सामान 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ही तुम नेशनल कमीशन में एंट्री ले सकते हो। ध्यान समझना, मैं स्टेट में था, मुझे अच्छा लगा, मैं चला गया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में था, मुझे अच्छा लगा, मैं स्टेट में चला गया, स्टेट से मैं खुश नहीं हूं, तो मैंने नेशनल में चला गया, राइट। दूसरा केस, जहां इंसान ने डायरेक्टली स्टेट में एंट्री की थी, स्टेट के डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो नेशनल में चला गया। या फिर जिसकी सामान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा का है, वो डायरेक्टली कहां अप्लाई करेगा? ना ही डिस्ट्रिक्ट में, ना ही स्टेट में, वो कहां अप्लाई करेगा? नेशनल कमीशन में। अगर तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा का सामान है और तुम्हें धोखा हुआ है, नुकसान हुआ है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, मिलावट हुआ है, जो भी है, तो तुम सीधे कहां जाओगे? नेशनल कमीशन के अंदर। फिर यहां पे भी सेम टू सेम क्लास, आपका लेबोरेटरी में सामान टेस्टिंग में जाएगा, और अगर आप उससे खुश नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन भेज सकते हो, यानी कि यहाँ मतलब अपना जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो विद इन 30 डेज। यानी कि अब यहां से भी खुश नहीं हो, तो क्लास सुप्रीम कोर्ट, नाम ही सुप्रीम है क्लास, पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो इन्होंने डिसीजन दे दिया क्लास, वो फाइनल होगा, आपको मानना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे उनकी भी गलती है, फिर हम और कहां जाओगे आगे, यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको, राइट। तो वो हो गया क्लास यहाँ पे नेशनल कमीशन। अब मेरा सवाल आपसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मेरा सामान है 15 लाख का, मैं कहां जाऊंगा? सर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, अच्छी बात है। नहीं सेटिस्फाई हूं, विद इन 30 डेज में कहां जाऊंगा? स्टेट में। उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूं उनके डिसीजन से, विद इन 30 डेज में कहां जाऊंगा? नेशनल में। उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूं, तो विद इन 30 डेज क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता हूं और जो नेशनल कमीशन है उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकता हूं? तो द आंसर इज नो। यानी कि जिस बंदे ने पहली बार स्टेट में एंटर किया या डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया, उसका लास्ट डिसीजन नेशनल कमीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। हर कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा ना, तो केस जो है वो कम ज्यादा हो जाएंगे और जज कम पड़ जाएंगे, डिसीजन बहुत डिले हो जाएगा। वैसे ही आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत डिले आता है, राइट। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन्होंने पहली बार कंप्लेन फाइल की थी नेशनल कमीशन में। कुल मिला के मैं सिंपल सीधी भाषा में बोलूं, जिनका सामान 1 करोड़ से ऊपर का है, वो पहले नेशनल में आएंगे। नहीं सेटिस्फाई है तो 30 दिन के अंदर कहां जाएंगे क्लास? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे दोबारा उनके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। लेकिन जिन्होंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट में एंट्री की, स्टेट में एंट्री की, उनका आखिरी रास्ता यही है नेशनल। वो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में वही इंसान जा सकता है मुकदमे को लेके जिसके सामान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हो। ओके, तो ये वैल्यू कौन कौन है 30 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये तीनों में अपनी कॉपी निकालो, या वीडियो के बाद अपनी कॉपी निकालना, लिखना एक तरफ डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ लिखना क्लास स्टेट, एक तरफ लिखना नेशनल, और कौन कहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू है, और विद इन 30 डेज भी लिखना कि क्वेश्चन घुमाता है 30 डेज के अंदर हम आगे फाइल कर सकते हैं। ये सारी बातें आप लिख के रखना, कौन कौन मेंबर है, कौन अपॉइंट करता है, ये सब लिख के रखना। और ध्यान रखना जिसके सामान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, वही इंसान जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अगर मेरा सामान 50 लाख का है तो मैं स्टेट में जाऊंगा, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हूं 30 दिन के अंदर नेशनल में जाऊंगा, नेशनल से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, जो जज ने बोला फिर वो फाइनल है, राइट। नेक्स्ट, अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है और तुम्हें जान के भी अच्छा लगेगा कि अगर मान लो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होती है और ये फाइल हो गया कि ठीक है भाई ग्राहक के साथ
तो धोखाधड़ी हुई है, तो ग्राहक को क्या क्या रेमेडी मिलेगा, क्या 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 मिलता है क्लास, रेमेडी। रेमेडी समझते हो, क्या क्या उपचार मिलेंगे अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, तुम्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा जो तुमने पे किया। लाइक अगर मैंने 25,000 का सामान खरीदा है या 25 लाख का सामान खरीदा है, तो भैया मुझे मेरा 25 लाख रुपए पूरा का पूरा वापस मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस गलत सामान को देने की वजह से, तुम्हारी खराब गाड़ी की देने की वजह से मेरा पैर टूट गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे ये नुकसान हुआ, ये भी भरपाई तुम करोगे बिकॉज तुम्हारी वजह से हुआ है, कार कंपनी की वजह से, राइट। विड्रॉल ऑफ, और इस बैच नंबर के, इस बैच नंबर बैच कोड होता है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, आप देखोगे ना क्लास, तो एक बैच कोड होता है कि हाँ भाई ये इस रेंज के प्रोडक्ट हैं या फिर ये इस स्लॉट से निकाला गया है। उस स्लॉट के जितने भी हैजर्डियस गुड्स हैं, हैजर्डियस मतलब डेंजरस गुड्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है, आज तो मेरे को नुकसान हुआ है, ऐसी और भी लोगों को नुकसान होगा, उनका भी एक्सीडेंट होगा, तो भैया उसे मार्केट से विड्रॉ करो। मैगी ने यही काम किया था। जब मैगी में पता चला कि मैगी जो बनाया गया नूडल्स, उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक यानी जहरीले सब्सटेंस थे, तो जिसके खा के बच्चे बीमार पड़ रहे थे, तो मैगी ने अपना पूरा का पूरा उस बैच कोड का स्टॉक जो है या फिर उस बैच नंबर का जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा मार्केट से निकाल लिया, राइट। पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट टू अग्रीव पार्टी, भाई जिसका नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है क्लास, जो अग्रीव पार्टी है उसको भैया उसका सारा का सारा, जो भी अग्रीव पार्टी है क्लास, उसको जो भी नुकसान हुआ है उसका सारा का सारा नुकसान का पैसा लौटा। भाई मुझे कोर्ट कचहरी मुकदमा करने में लग गया 5 लाख रुपए, मुझे इन सब की फीस देनी पड़ी, मैं तुमसे जीतने के लिए इतना खर्चा किया मैंने, तो भैया वो सारा का सारा तुम वापस लोगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर आपने ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया है जो लोगों को मिसलीड करता है, मिसलीड समझते हो ना, मतलब गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट लो, इससे ये हो जाएगा, जबकि वो उससे हो नहीं रहा और ना होगा, आप जानते हो, लेकिन आपने बोला ठीक है हम ग्राहक को बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, ग्राहक ले लेगा इसी चक्कर में, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा, अभी तो हम पैसा कमा लेंगे ना। तो भैया ऐसे एडवर्टीजमेंट को तुम ठीक करो, टीवी पे या कहीं पे ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं आना चाहिए। दिस इज अ मिसलीड एडवर्टीजमेंट, आप लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, ठीक है, उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचा है, आप आगे मत करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि और किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सारे के सारे क्लास रेमेडीज है जो आपके पास अवेलेबल है, आपको पैसा मिलेगा, लॉस जो है वो मिलेगा, वो मार्केट से सामान को निकाल लेगा, एडवर्टीजमेंट को ठीक करेगा, जो भी तुम्हें लॉस हुआ है उसका जो भी कॉस्ट लगी है, जो भी तुम्हारी कॉस्ट लगी है कोर्ट कचहरी का सारा, ठीक है, कोर्ट एक्सपेंसेस वो सारे। और क्लास हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये भी कोर्ट कहेगा कि भाई देखो आप आगे से इस प्रैक्टिस को नहीं करोगे, आगे से ये मिलावट का सामान आप नहीं बेचोगे, राइट। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो तुमको प्रोडक्ट में देखना चाहिए, तो ये क्वालिटी की कहीं ना कहीं क्लास एश्योरेंस देता है कि हाँ भी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ले रहे हो क्लास, आईएसआई मार्क होता है ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए क्लास, ठीक है, आईएसआई मार्क। आप में से किसी को आईएसआई के फुल फॉर्म पता हो तो प्लीज कॉमेंट में लिख के बताना, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस नॉलेज के लिए, ठीक है। आईएसआई मार्क कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, आप देखो उसमें आईएसआई मार्क लगा होता है। तो अगर आईएसआई मार्क लगा हुआ है इसका मतलब उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो चुकी है, जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको इन्होंने मेंटेन करके सामान बनाया, भरोसा है खराब नहीं होगा और क्लास आपकी डैमेज आपको नहीं पहुंचाएगा। क्लास एग मार्क होता है क्लास एग्रीकल्चर कमोडिटी और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के लिए, जो भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है और जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके लिए क्लास इस तरीके से एक एग मार्क होता है इंडियन गवर्नमेंट का। इसके अलावा बीआईएस, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस हॉलमार्क जिसको बोलते हैं, बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी पे सोना जब भी लेना हॉलमार्क देख के लेना, ऐसे एक मार्क लगा होता है क्लास गोल्ड पे छोटा सा, वो हॉलमार्क है और भरोसा रहता है कि उसमें एक गोल्ड की प्योरिटी है, जो भी गोल्ड बोला गया है, जो भी उनका कैरेट है उसकी प्योरिटी मेंटेन है, इसके अंदर भरोसा रहता है। तो अगर आप बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदोगे तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो सकता है, बट हॉलमार्क है इसका मतलब मिलावट उसमें नहीं है, तो भरोसा रहता है। क्लास ऊल मार्क होता है इस तरीके से क्लास, जैसे ऊल का बंडन होता है ना क्लास, जैसे स्वेटर वेटर बुनने में महिलाएं काम करती हैं, तो ये उलमार्क है और ये उलमार्क जो है वो बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो 100% उलन है, 100% उल का प्रोडक्ट है। इको मार्क होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए, इस तरीके से क्लास इको मार्क होता है, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान, कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाया, उसको हम लोग बोलते हैं इको मार्क, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है मतलब हमारा। फाइनली क्लास देयर आर सम लिस्ट ऑफ सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, कुछ ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो भलाई के लिए काम करते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ताकि अगर कंज्यूमर को कहीं भी कुछ नुकसान हुआ, 500 से ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कंज्यूमर बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अगर तुम्हें नुकसान हुआ है तुम उस कंज्यूमर फोरम में जाओ और यहाँ पे जाके कंप्लेन फाइल करो, इनको बोलो कि यार हमारी मदद करो, बिकॉज दे हैव राइट। एक तो कंज्यूमर खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है और एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लेन फाइल कर सकता है,
राइट। और कई बार गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, सरकार तुम्हारे बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जो सरकारी वकील होते हैं, राइट। और तीसरा क्या है क्लास, आपके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज, ये लोग के पास पावर है, तुम इनके पास जाओ कि भाई देखो मैं तो कमजोर हूं, मुझे लूटा गया है, तुम मेरी मदद करो, तुम हो ही इसलिए मेरी मदद करने के लिए, मेरे जैसे बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए तुम मेरी मदद करो, और क्लास वो मेरे बिहाफ में कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा मेरे लिए। तो कौन कौन से क्लास, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली का है, वॉइस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, इनके नाम आप याद नहीं करना, बस ध्यान रखना क्लास कि ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता के अंदर है, या कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इंडिया के अंदर है। मुंबई ग्राहक पंचायत जो है क्लास वो मुंबई का है। यानी कि आप ना एक काम करना, गूगल पे सर्च करना कि जहां आप रहते हो उसके आसपास कौन कौन से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम आप पढ़ते ही याद रखोगे, कभी वो दिमाग से निकलेगा नहीं। लाइक मुंबई वालों को पता होगा मुंबई ग्राहक पंचायत, ठीक है, नहीं तो आप पता चल गया होगा। दिल्ली वालों को पता होगा कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। इसी तरह से हर एक स्टेट के अंदर है। कोलकाता में क्लास कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, इसी तरीके से क्लास कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर की, राइट। एक लास्ट टॉपिक और इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म। तो जैसा मैंने कमिट किया था आपको समय से पहले, हम 28 फेब तक लेके चल रहे थे, बट शायद उससे बहुत पहले ही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस एंड हो गया, आज ये खत्म हो गया इस लास्ट टॉपिक के साथ। क्या है टॉपिक है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का रोल क्या होता है। अच्छा, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है करते क्या है, सबसे पहला ये लोगों को एजुकेट करेंगे, विलेजर लोगों को, जो जनरल पब्लिक है उनको एजुकेट करेंगे, भाई देखो तुम्हारी ये राइट है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, स्कूल में जाके कोई नाटक कर सकते हैं, कोई सेमिनार वगैरह अरेंज कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, कहाँ कहाँ पे समस्या आ रही है, क्या क्या फ्रॉड दुकानदार कर रहा है और किस तरीके से दुकानदार आपको लूटता है, और उसके बाद आपको एजुकेट करेंगे। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आपको पैसा मिलने का लालच देते हैं और आप अपने डिटेल्स शेयर करते हो, ओटीपी शेयर करते हो, पैसा मिलने की जगह कट जाता है। तो जब ऐसी समस्या होती है ना, तो सरकार नियम बनाती है, रूल बनाती है, और वीडियो के थ्रू, अलग अलग क्लास चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर मीडिया, या फिर क्लास कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के थ्रू आपको गाइड करती है कि यार ऐसा हो तो सतर्क रहना, ऐसे लूटा जा सकता है, ऐसे लूटा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स मतलब न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, तो उनके थ्रू जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम ये सारी होती हैं और कंज्यूमर के पास ये रिलीफ अवेलेबल है। क्लास अदर मैटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी भी तरीके से कंज्यूमर का कोई भी नुकसान अगर हो रहा है तो उसके लिए सेफगार्ड वगैरह ये लोग क्लास पब्लिक तक पहुंचाते रहते हैं। कुल मिला के आम जनता को एजुकेट करना, गाइड करना, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप करके लोगों तक बात पहुंचाना कि देखो भाई तुम्हारी ये राइट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कैरिंग आउट क्लास कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो निकलते हैं मार्केट में उनका टेस्टिंग करते हैं, कुछ गलती तो नहीं है, कुछ प्रोडक्ट में मिलावट का सामान तो नहीं है, कोई ऐसा जहरीला सामान तो नहीं जिससे ग्राहक बीमार पड़ जाए, नशीला पदार्थ तो नहीं है जिससे ग्राहक की लत लग जाए उस प्रोडक्ट के लिए। ब्रांड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो टेस्टिंग करते हैं रैंडमली, किसी भी प्रोडक्ट की जगह टेस्टिंग कर सकते हैं क्लास, और टेस्टिंग करके उसका जो रिजल्ट है उसे पब्लिश करते हैं। इसके अलावा लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अगर तुम्हारे साथ कोई नुकसान हुआ है चुप मत बैठो। अगर तुम क्राइम के खिलाफ चुप बैठे हो इसका मतलब तुम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो कहीं ना कहीं। तो इसीलिए क्लास आप चुप मत बैठो, आप कहीं ना कहीं काम करो और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, कंप्लेंट फाइल करो, हमारे पास आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, आप गूगल करोगे आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, साइट मिल जाएगी। तो आप चुप मत बैठो ताकि वो लोग ये ना सोचे कि लोग तो कुछ करते ही नहीं है, ठीक है हम लूटेंगे उसको, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस। बेसिकली लीगल हेल्प दिया जाता है, असिस्टेंस का मतलब हेल्प होता है, टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग क्लास एड या लीगल एडवाइस हो गया कि यार देखो अब आप नॉर्मली आपको साथ ठगी हुई है, नुकसान हुआ है, तो आप किसी कोर्ट के, सॉरी जज कह रहा हूँ, किसी वकील के पास जाओगे तो आपसे खर्चा लिया जाएगा, वो आप नहीं झेल सकते खर्चा, इसीलिए आप इनके पास जाओ, ये आपकी मदद करेंगे पूरी की पूरी, आपसे पूरी बात सुनेंगे, आपको लीगल एडवाइस देंगे, आपको हेल्प करेंगे, राइट। नेक्स्ट है फिलिंग कंप्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बिहाफ में दे हैव राइट, इनके पास राइट्स हैं प्रॉपर, ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं जब ये बनाते हैं एनजीओ तो इनके पास राइट्स है कि आपके बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट में क्लास जो है ये फाइल कर सकते हैं केस जनरल पब्लिक के लिए। मान लो कोई ऐसा खराब सामान आ रहा है जिसके लिए किसी एक इंसान ने कंप्लेन फाइल नहीं की, जिससे पूरे गाँव को नुकसान हो रहा है,
जिससे पूरे गांव को लूटा जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, या बिजली के रेट बहुत ज्यादा ले जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर गांव में, या कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिससे कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है, एक इंसान का नहीं, आम जनता का, तो उन सबके बिहाफ में लेटर लिखवा के कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इवन ये लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदो, आप आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट मांगो दुकानदार से, पक्का बिल मांगो दुकानदार से, एग मार्क वाला प्रोडक्ट मांगो, उल मार्क वाला प्रोडक्ट मांगो, बीआईएस हॉलमार्क वाला प्रोडक्ट मांगो, ताकि दुकानदार उसमें फ्रॉड ना कर सके, नकली सामान ना दे सके। आप थोड़ा पैसा बचाने के लिए बिल नहीं लेते, आप थोड़ा पैसा बचाने के लिए आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, सस्ता है चलो ले लिया, ये नहीं देखा कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, वो सस्ता भी आपको काफी नुकसान होगा। तो इसलिए लोगों को ये क्लास एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वही खरीदे। ये सब इनके क्लास क्या है, ड्यूटीज हैं। तो अगर आप देखोगे ना कि क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, तो कुछ कुछ रोल आपको याद होगा। कंज्यूमर को एजुकेट करना, उनके बिहाफ में कंप्लेंट फाइल करना, जनरल पब्लिक के बिहाफ में कई सारे लोगों को नुकसान अगर हो रहा है उनके बिहाफ में कंप्लेंट फाइल करना, लोगों को मोटिवेट करना कि अच्छा प्रोडक्ट खरीदें, मैगजीन्स के थ्रू, कोई न्यूज़ के थ्रू, कोई क्लास एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये सारे के सारे क्लास रोल्स। अगर आप कोई भी 4-5 भी याद कर लेते ना, इट्स इनफ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ रट्टा मत मारो। जो मैंने लिखवा है यहाँ पे नोट्स तो आपको मिल जाते हैं एसपीसीसी के मोबाइल एप्लीकेशन में, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, चैप्टर वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टर्म 2 के लिए। बट फिर भी आप अपनी लैंग्वेज बना बना के लिखो, उसको याद रखो, क्योंकि अपनी लैंग्वेज जो आपने लिखा है उसे रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। तो फाइनली क्लास यहाँ पे हमने खत्म किया अपना, पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है, चैप्टर यहाँ तक पूरा कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मुझे बताना कि बीएसटी की प्रिपरेशन कैसी रही, जर्नी कैसा रहा आपका अब तक मेरे साथ, कैसा लगा सब बताना मुझे। और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करना, जो भी क्लासमेट, आपके भाई बहन, दोस्त जो भी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ, इवन पूरी प्लेलिस्ट पहुँचाओ कि ये लो पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो आराम से। केस स्टडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये भी धीरे धीरे अब आएंगे। अब हमने सिलेबस खत्म कर दिया, आप मुझे बताओ कि हाँ आपका भी मेरे साथ खत्म है, तो हम आगे की कार्रवाई फिर चालू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखो अपना।